हरि ओम। नमः सर्वेभ्यः बंधुओं। तथास्तु संस्कृत अकादमी हरियाणा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती है। अलंकारों की श्रृंखला में हम काव्य प्रकाश के अनुसार अनुप्रास अलंकार के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा वर्ण साम्यम अनुप्रासः, उसके बाद छेक वृत्तिगतो द्विधा, तदनंतरम सोनेकस्य सकृत पूर्वः, यानी सर्वप्रथम जो छेकगत अनुप्रास है उसकी क्या व्याख्या है, उसका क्या स्वरूप है। अभी हम वृत्तिगत अनुप्रास के विषय में समझेंगे। वृत्तिगत अनुप्रास के विषय में कहा गया एकस्याप्यसकृत्परः, एकस्याप्यसकृत्परः, एकस्य अपि असकृत परः, एकस्य अपि असकृत परः। जैसे वहां पूर्वः शब्द था, तो अब आप देखिए जो छेक गत एक तो अनुप्रास हुआ हमारा, दूसरा वृत्तिगत है। तो पूर्वः माने छेकगत अनुप्रास था, अब परः क्या होगा, वृत्तिगत अनुप्रास। तो परः शब्द का तो यहां पे अर्थ है वृत्तिगत अनुप्रास। क्या होता है वह वृत्तिगत अनुप्रास? एकस्य अपि असकृत, जो एकस्य अपि असकृत हो उसे ही हम वृत्तिगत अनुप्रास कहते हैं। तो अब यह एकस्य अपि असकृत है क्या, समझते हैं। एकस्य अपि, एकस्य माने एक का, अपि शब्दाद अनेकस्य, अपि शब्द से यहां क्या भाव प्रकट हो रहा है, अनेकस्य, अनेक का, अनेकस्य। यह कस्य अनेकस्य, व्यंजनस्य, अनेक व्यंजनों की यहां पे बात हो रही है। द्विहि बहुकृत्वः वा, यानी दो बार, असकृत शब्द का अर्थ बता रहे हैं, या तो दो बार या बहुकृत्वः, बहुत बार, यानी दो से अधिक बार, दो से अधिक बार। या तो दो बार उसकी आवृत्ति हो रही हो या फिर दो से अधिक बार आवृत्ति हो रही हो। आवृत्ति यहां सादृश्यम ऐसा करके बताया, सादृश्यम तुल्यता हो, तो उसे हम वृत्तिगत अनुप्रास कहते हैं, या वृत्ति अनुप्रास उसे कहा जाएगा। वृत्ति से संबंधित यह अनुप्रास है, यह भाव इस सूत्र का बना। पुनः एक बार देखिए कि जब एक व्यंजन की, एक व्यंजन की अथवा अनेक व्यंजनों की, अनेक व्यंजनों की या तो दो बार या दो से अधिक बार आवृत्ति हो, सादृश्य हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, परः। परः माने वृत्ति अनुप्रासः या वृत्तिगत अनुप्रासः उसे हम कहेंगे। समझ में आ गया होगा हमें यह विषय कि जहां पर एक व्यंजन या अनेक व्यंजन हो और उनकी दो या दो से अधिक बार आवृत्ति हो जाए तो उसे हम वृत्तिगत अनुप्रास कहेंगे। यदि हम और अच्छे से समझना चाहें तो इसको उदाहरण के द्वारा समझा जाएगा। हाँ, उदाहरण तो दिया जाएगा, परंतु उससे पहले ये वृत्तियों को और अच्छे से जो है वो बता रहे हैं। देखिए, यहाँ वृत्तियों की बात आई कि ये वृत्तिगत है जी, और पहले हमने वृत्ति के बारे में ये समझा भी था सामान्य रूप से कि वृत्ति, रीति, मार्ग, संघटना, ये सारे जितने भी शब्द हैं वो एक ही अर्थ के द्योतक हैं। यहाँ स्वयं आचार्य मम्मट जी ने भी इन सभी बातों को बताया, समझाया। कैसे? सबसे पहले कहा माधुर्य व्यंजकैर वर्णैर उपनागरिका उच्यते। माधुर्य के अभिव्यंजक, यानी माधुर्य गुण के अभिव्यक्ति के माध्यम बनने वाले वर्ण, जिन वर्णों से माधुर्य गुण की अभिव्यक्ति हो, जिन वर्णों से, ऐसे वर्ण जिनसे कौन सा गुण,
माधुर्य, माधुर्य गुण से संपन्न जो वर्ण हो, ऐसे वर्णों वाली उपनागरिका वृत्ति कहलाती है। उसको हम उपनागरिका कहते हैं। और उस उपनागरिका का ही दूसरा नाम है वैदर्भी। वैदर्भी रीति जो कहा जाता है वही है हमारी उपनागरिका। विशेषता क्या है इसकी? असमासा, इसमें समास नहीं होते, समस्त पदों का उपयोग नहीं किया जाता इसमें। माधुर्य गुण वाली होती है, वैदर्भी होती है, बहुत सरल होती है ना, ऐसा आप समझिए। असमासा, समास नहीं होते हैं इसमें अधिक। तो ऐसी ये उपनागरिका वृत्ति हुई हमारी, या फिर वैदर्भी रीति हुई हमारी। तो वैदर्भी रीति जिसमें माधुर्य के अभिव्यंजक वर्ण उपयुक्त हों, प्रयुक्त हों, उन वर्णों में जब बार 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 किसी वर्ण की दो या दो से अधिक बार आवृत्ति होती है तो वहां वृत्ति अनुप्रास हो जाता है। वृत्ति अनुप्रास के अंतर्गत ही तीन अलग अलग वृत्तियों को समझा रहे हैं। सबसे पहले उपनागरिका को, कि माधुर्य के अभिव्यंजक वर्ण इसमें होते हैं उपनागरिका वृत्ति में। इसका ही दूसरा नाम वैदर्भी रीति भी है। समास का इसमें बहुत उपयोग नहीं होता है, व्यस्त पदों का उपयोग होता है। चूर्णी शैली भी आप उसको कह सकते हैं। जैसे चूर्ण होता है, उसमें बिल्कुल छोटे 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 ऐसे दाने होते हैं, तो ऐसे ही शब्दों का भी इसी प्रकार से उपयोग किया जाएगा। एक छोटा सा शब्द यहाँ बोला, एक यहाँ पर बोला। जैसे उदाहरण के लिए कहेंगे अहम ग्रामम गच्छामि, एक तो ऐसा कहें, एक तो ये बात बोले हम अहम ग्रामम गच्छामि, और एक हम कहें ग्रामगतोहम, है ना, ग्रामगतोहम, मैं ग्रामगत हूँ, यानी गांव में गया हुआ हूँ, ऐसा करके ग्रामगतोहम। तो यहाँ गांव में जाने वाला व्यक्ति कहलाता है ग्रामगतः। उसके साथ ही संधि करके अहम ऐसा भी जोड़ दिया, तो समस्त संधि युक्त बड़े बड़े समास शैली जिसकी रहती है वो तो आगे समझेंगे, परंतु यहाँ ये देखिए अहम ग्रामम गच्छामि, समस्त पद नहीं है बड़े बड़े, बहुत छोटे छोटे शब्दों का उपयोग कर दिया अलग अलग से, व्यस्त पदों का उपयोग हो गया। तो इसीलिए यह हमारी उपनागरिका वृत्ति होगी। द्वितीय में कहा ओजः प्रकाशकैस्तैस्तु परुषा। दूसरी वृत्ति का नाम है परुषा। परुषा नाम की वृत्ति है। परुष का अर्थ होता है कठोर। और उसमें किस प्रकार के वर्णों का उपयोग होगा? ओजः प्रकाशकैः, ओजः प्रकाशकैः वर्णैः, अर्थात ओज गुण को प्रकाशित करने वाले वर्ण। बहुत ओज यानी तेजस्वी वाणी जैसी होती है, बहुत अधिक ओज रस से संपन्न, ओज गुण से संपन्न, वीरता संपन्न आप कह सकते हैं। ओजः प्रकाशकैस्तैस्तु परुषा, उसको परुषा वृत्ति कहेंगे हम। परुषा का ही दूसरा नाम गौड़ी रीति ऐसा भी है, गौड़ी है। और इसमें दीर्घ समास होते हैं, यानी बड़े बड़े समासों का, समास युक्त पदों का उपयोग किया जाता है इसमें। समास युक्त पदों का, एक शब्द हुआ फिर उसको जोड़ करके दो शब्दों को जोड़ करके एक बना दिया, फिर उसमें तीसरा शब्द का भी समास कर दिया, फिर एक पद बन गया पूरा। चौथे पद को भी उसमें ही जोड़ दिया, फिर एक पद बन गया। पांचवें को भी उसमें जोड़ करके पूरा एक पद, 5 शब्दों का समास करके एक शब्द बना दिया। ऐसे बड़े बड़े समासों का हमें इसमें उपयोग देखने में आएगा। उभयत्रापि प्राग उदाहर्तम, इन दोनों के उदाहरणों को काव्य प्रकाश के अष्टम उल्लास में बताया है। क्या कहा? अनंग रंग इत्यादि और मूर्धनामुद्धृत इत्यादि। तो ये कुछ उदाहरण हैं जो अष्टम उल्लास में बताए गए हैं। अष्टम उल्लास में यदि आप देखेंगे तो वहां उदाहरण संख्या 347, उसमें बताया है अनंग रंग प्रतिमं तदंगम भंगीभिरंगीकृतमानतांग्याः कुर्वन्ति यूनां सहसा यथैताः स्वान्तानि शान्ता परचिंतनानि। तो यहाँ भंग भंग घंग ऐसे करके
भिन्न भिन्न प्रकार की ऐसी ध्वनियाँ आपको सुनाई दे रही होंगी। अनंग रंग प्रतिमम तदंगम भंगी भिरंगी कृतमानतांग्या। तो ऐसे ओजः प्रकाशक ऐसे उपयोग आपको मिलेगा। ओजः प्रकाशक भी मिलेगा मूर्धनाम उद्वृत्त इत्यादि में, और जो से पहले उपनागरिका बताया था माधुर्य यानी उपनागरिका, माधुर्य व्यंजक जो वर्ण हैं उनका भी यहाँ उपयोग आपको देखने में मिलेगा, जो कि दूसरे में बताया। मूर्धना मुद्वृत्त कृत, ये सब जो है ना, मूर्धना मुद्वृत्त कृत ऐसे करके उदाहरण वहाँ बताए गए हैं, और सप्तम उल्लास में हमें ये संपूर्ण मूर्धना मुद्वृत्त इत्यादि उदाहरण देखने को मिलता है। कहने का भाव आप यहाँ इतना केवल समझ लीजिए कि जहाँ पर बहुत ही माधुर्य व्यंजक वर्ण उपयोग किए गए हों वो उपनागरिका वृत्ति कहलाती है, और जहाँ ओजः प्रकाशक वर्णों का उपयोग किया गया हो वहाँ परुषा वृत्ति वो कहलाएगी, कठोर। इसके दोनों के उदाहरण तत्त स्थान पर काव्य प्रकाश में देखने में मिलेंगे। तृतीय में कहा कोमला परैहि, कोमला परैहि। इन दोनों के अतिरिक्त जहां माधुर्य के व्यंजक गुण होंगे तो वहां तो हो जाएगी आपकी उपनागरिका, वहां तो हमारी कौन सी उपनागरिका, और जहां परुष अर्थात ओजः प्रकाशक होंगे, ओजः प्रकाशक, वहां पे क्या होगा, वहां परुषावृत्ति हो जाएगी। और परैहि इन दोनों के अतिरिक्त यदि वर्णों का उपयोग किया गया हो तो वहां कोमला, वो कोमला कहलाती है। परैहि अर्थात शेषैहि, इसके अतिरिक्त जो शेष बचे उन वर्णों वाली ये वृत्ति तीसरे प्रकार की, जिसको कोमला कहा गया। कोमला का ही दूसरा नाम पांचाली रीति भी है, इसको ग्राम्या भी कहा जाता है। जैसे माधुर्य, ओजः प्रकाशक, विभिन्न गुणों से रहित कोई गांव की महिला हो जो बहुत निरीह दिखती हो ना, माधुर्य ओजः प्रकाशक बहुत तड़क भड़क इत्यादि ना हो, तो जिस प्रकार वो ग्राम्या महिला होती है उसी प्रकार ये कोमला वृत्ति है। ग्राम्या इसीलिए नाम दिया गया। मध्यम समासा ये होती है, बहुत मध्यम मध्यम इसमें समासों का उपयोग होता भी है, तो इस प्रकार से तो ग्राम्या इसको इसीलिए कहा गया, कोमला भी इसीलिए इसको कहा गया। फिर आप कहेंगे कि जी परुषा क्यों कहा गया इसको, तो जिस प्रकार कोई कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति या कठोर स्वभाव वाली स्त्री होती है तो उसी तरह कठोर कठोर वर्णों का उपयोग, ओजः प्रकाशक बहुत तड़क भड़क वाले शब्दों का उपयोग जिसमें किया गया हो। अब प्रश्न ये भी आएगा उपनागरिका क्यों कहते हैं, तो उपनागरिका जो शब्द है उसमें भी हम देखेंगे कि अब जो उपनागरिका है नगर की कोई महिला है, नगर की कोई महिला है, तो उस महिला का भी यहाँ उपनागरिका, जैसे चतुर कोई स्त्री होती है, उपनागरिका नगर के अंदर रहने वाली जो महिला है, इसमें जिस प्रकार चतुराई चतुरता, उपनागरिका नागरिकया चतुरया स्त्रिया उपमिता, उस प्रकार से उसकी उपमा जो है वो की गई है, चतुर स्त्री से उपमा, तो इसीलिए इसको उपनागरिका ऐसा कहा गया। तो उपनागरिका एक वृत्ति हुई, दूसरी वृत्ति है हमारी परुषा हुई, तीसरी वृत्ति है कोमला। इन्हीं के भिन्न भिन्न अन्य अन्य नाम हमने देखे। उपनागरिका वैदर्भी रीति, जिसमें समास का उपयोग नहीं होता है, अधिक नहीं होता है समास का उपयोग। परुषा इसको गौड़ी रीति भी कहा जाता है, दीर्घ समास वाली होती है। कोमला इसको पांचाली रीति या ग्राम्या भी इसका ही नाम है। तामेव केचिद ग्राम्या इति वदंती, यहाँ लिखा है तामेव, उसी कोमला वृत्ति को केचिद कुछ लोग ग्राम्या इति वदंती, ग्राम्या ऐसा कहते हैं, और ये मध्यम समास वाली होती है। तो इस प्रकार से हमने छेकगत और वृत्तिगत इन दोनों अनुप्रासों का अच्छे से अध्ययन किया। अस्तु, अग्रिम चलच्चित्रे पुनः उपस्थास्यामः। तावत् नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।